व्हाट इज प्रीसी? प्रीसी होती क्या है? प्रीसी सिंपली हमारा जो पैसेज होता है उसकी समरी को कहते हैं, और उसमें वी नीड टू omit out all the unimportant non-essential points and include, jot down all the important and essential points. And when you do that, you need to write down those important points in your own words with crispy, simple sentences. That's it. That is what a précis is. As written in the board, a précis is the miniature portrait of the passage containing the absolute essential points and matching with the mood and tone of the author of the passage. मतलब कि हमारा जो पैसेज है उसका मिनिएचर पोर्ट्रेट, उसका कम से कम उसका जो रिफ्लेक्शन पोर्ट्रेट बिना, अगर आप पैसेज को पढ़े भी, अगर आप प्रीसी को पढ़ें तो वो उस पैसेज को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता हो, लेकिन इट शुड बी इन मिनिएचर पोर्ट्रेट, राइट? यू कांट मेक इट लेंदी और elaborated. And how can you make it short? You can by containing only the absolute essential points of the passage. No irrelevant knowledge. That's it. After that, you have to also make sure कि आपका जो प्रीसी है और पैसेज में जो ऑथर ने जिस तरह की टोन यूज की है, right? Whether it is in a creative writing style or technical writing style, तो जिस तरह का जो ऑथर का मूड टोन है पैसेज में, आपको वही टोन और मूड मैच करना है, मेंटेन करना है अपने प्रेसी में, because it's simply the reflection of the passage but containing only the essential points. That is what a précis is. Now we will discuss rules for writing a précis. First of all is the length of the précis. What is that? Simply you need to put down the 1/3 of the passage. जितने भी आपके पैसेज की लेंथ है उसका आपको 1/3 जो है ना आपकी प्रीसी में हम इंक्लूड करते हैं। और इसका सिंपल एक CSS एग्जाम के लिए यही ट्रिक दी जाती है कि जितना भी आपका पैसेज है, यू नीड टू काउंट डाउन द वर्ड्स ऑफ योर पैसेज एंड देन यू नीड टू डिवाइड दैट नंबर विथ 3. So whatever result you get, your précis can be you can get a liberty of 10 words above or 10 words below that आंसर और रिजल्ट, ओके, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपके जो है ना अगर आप 1/3 जो भी वैल्यू करें उससे आप 50 वर्ड्स या 50 वर्ड्स ऊपर या नीचे कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रीसी की जो है ना एसेंस वो लूज हो जाएगी। और एसेंस क्या होती है प्रीसी की कि इट शुड बी शॉर्ट, इट इज़ द मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ योर पैसेज। सो उसकी आपको जितना आप कम कर सकते हैं उतना ही आपको कम करना चाहिए, जो कि है 1/3 of the length of your passage. That is the ideal, right? Second rule is that your précis must contain these 5 things. What are these? Clarity, correctness, objectivity, coherence, and conciseness. Okay? So सबसे पहले बात करते हैं clarity की। आपको अल्फाज से ही पता चल गया होगा कि what does that mean? You need to be clear with your words. And how can you be clear with your words, right? It simply means हमें जो है ना हैवी वोकेबलरी का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इट शुड बी गुड दैट आई इंक्लूड डिफिकल्ट वर्ड्स इन माई प्रेसी, बट इट इज नेवर रिक्वायर्ड, ओके? यू नीड टू बी क्लियर विथ योर वर्ड्स एंड यू कैन डू दैट ओनली बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स, ओके? आपका जो पैसेज में वर्ड्स यूज किए गए हैं आप उसके सिंपली इजी सिनोनिम्स बना लें अपने ऑन वर्ड्स में, सर आप लिख सकते हैं, ठीक है? और वो क्लियर भी होगा। तो इसी तरह आप क्लियरिटी यू कैन गेट बाय राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स विद सिंपल sentences and words, right? Next is correctness. By correctness I mean by 2 things, okay? Number 1 is grammar and number 2 is ideas. आप 2 चीज़ों में आपकी करेक्टनेस होनी चाहिए। ग्रामर में किस तरह से कि यू हैव टू बी राइट विथ योर ग्रामर, राइट? देयर कैन नॉट बी अ ग्रामेटिकल एरर इन योर प्रेसी एट ऑल, राइट? बहुत ही बुरा माना जाता है, बहुत एग्जामिनर को इट पिस ऑफ द एग्जामिनर, पिसेस ऑफ कि आप जो है ना ग्रामेटिकल रूल्स, आप पंक्चुएशन, आप प्रीपोजिशन सही नहीं रख रहे, तो आप भले ही कितना ही अच्छा आइडिया के साथ आए लेकिन इट विल गेट यू a very big disadvantage, okay? Then आप मैंने बात की आइडियाज की। वो क्या होता है कि आप जो आपके पैसेज का आइडिया है
राइटर का, ऑथर का जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, और उसके अराउंड जो कनेक्टिंग सेंटेंसेस और उसके ओवरऑल जो आइडियाज है, आपकी प्रीसी का भी आइडियाज मैच करने चाहिए उस पैसेज के आइडियाज से। आप कोई दूसरा आइडिया ना ले आए। सो योर आइडिया should match correctly with the idea of the passage, and this is what I say when I talk about correctness. Okay, next is objectivity. What does that mean? आप सब्जेक्टिविटी को हटा दें और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी रखें। दैट मीन्स कि आपका व्यू पॉइंट जो है इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ऑथर्स व्यू पॉइंट इज द व्यू पॉइंट। ऑथर चाहे जैसे भी बात करे, आप उससे इख्तलाफात रखते हो, आपको पसंद नहीं है, आप एग्री नहीं करते, डजंट मैटर एट ऑल। Subjectivity does not matter at all while writing a précis. All you need to write is what the author says, what the author wrote down, right? So objectivity is the key. Next is coherence. Coherence का मतलब क्या होता है कि बहुत से लोगों को सिलेक्स का मतलब पता होगा। That means connectivity, ठीक है। You cannot write disconnected sentences. For example, अगर मैं कहूँ कि मेरा जो précis है वो है पेरिस पे, ठीक है, माई ट्रिप टू पेरिस, तो मैं कहूँगी कि मैं कराची एयरपोर्ट से वेंट टू कराची एयरपोर्ट, आई रीच्ड द कैपिटल ऑफ फ्रांस दैट इज पेरिस, एंड देन आई went for my hotel. I liked my hotel. The food was really delicious, and then I decided to on the next day I decided to go towards the Eiffel Tower. ठीक है, अब ये हो गया एक कनेक्टिविटी हुई, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं आई वेंट टू कराची एयरपोर्ट, एंड उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हो एफिल द व्यू ऑफ एफिल टावर इज अमेजिंग, तो ये क्या, इसमें कोई कोहेरेंस आई, कनेक्टिविटी आई? नहीं आई ना। तो एक लॉजिकल कनेक्शन, इंटरकनेक्शन होना बहुत जरूरी है आपको प्रीसी में, राइट। उसके बाद है कंसाइजनेस। तो कंसाइज वर्ड का ही मतलब होता है ब्रीफ, राइट। तो आपको टू द पॉइंट होना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बात या एक्स्ट्रा चीज जो है ना वो ऐड नहीं करनी है, ठीक है। और उसके अलावा आप कंसाइज कैसे हो सकते हो? यू कैन बी कंसाइज बाय नॉट रिपीटिंग, ओके। रिपीटेशन को अवॉइड करें, ठीक है। आपने आपके जो आइडियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आइडियाज जो है ना वो खत्म हो गए हैं लेकिन वर्ड लिमिट खत्म नहीं हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है। रिपीटेशन के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, इनफैक्ट इसको बुरा माना जाता है। सो आप जितना टू द पॉइंट हो सकते हैं उतना आप टू द पॉइंट रहें, और इसी तरीके से आप अपने प्रीसी को कंसाइज और ब्रीफ बना सकते हैं और डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। नेक्स्ट इज, these were the 5 things you need to must include in your précis. Okay, now the third point for the rules for writing a précis is that you need to determine the theme of the passage. What does that mean? कि आपको अपने जो पैसेज है उसका थीम मालूम होना चाहिए, उसका सेंट्रल आइडिया मालूम होना चाहिए। जो भी पैसेज आपको एग्जामिनर देगा उसमें कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया होगा, मतलब वो कोई थीम होगी जिसके अराउंड पूरा पैसेज रिवॉल्व करेगा, राइट। आपने वो थीम मालूम करनी है, डिटरमाइन उसको फाइंड करना है, एंड देन अपने उसी के अराउंड अपने कनेक्टिंग सेंटेंसेस रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आइडियाज, सेंट्रल आइडियाज या थीम होंगी, एक पैसेज में हमेशा एक ही मेन थीम होगी और आपको वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो मार्क्स फॉर रीफ्रेजिंग। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वही अल्फाज जो है ना जो पैसेज में लिखे होते हैं उसी को रिप्रोड्यूस करके लिख देते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट डू दैट, राइट। अगर मैं कहूँ कि शायरी लव्स राइटिंग, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है ना यही लिख दें शायरी लाइक्स राइटिंग या शायरी रियली लव्स राइटिंग, ठीक है। आप उसको लिख देंगे शायरी इज एन एविड एडमायरर ऑफ आर्ट एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो इस तरह से जो है ना आपने उसको अपने अल्फाजों में लिख लिया, आपने रिप्रोड्यूस नहीं किया, आपने रीमॉडल किया, राइट। तो रिप्रोड्यूसिंग के कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, या रीफ्रेज अगर आप कर दें तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं होते। नेक्स्ट इज ब्रेविटी शुड बी देयर बट सो शुड बी क्लियरिटी। Okay, I said that your PC need to be short, it should be brief and to the point, but that doesn't mean that you will end up writing a PC with insufficient knowledge, or the sentences are not even connected, there is no clarity, you are not even able to find the meaning of the sentences, right? So there should be
a proper conclusion, logical conclusion in your PC, right? So it should be short, but it should be logical in all way. Okay. Your final precis should be comprehensible. What does I mean by comprehensible? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जिसने पैसेज नहीं पढ़ा हो लेकिन फिर भी वो आपका प्रीसी पढ़े तो उसको मालूम हो जाना चाहिए कि पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है। आपकी प्रीसी का जब मैं बोलती हूँ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपके पैसेज की, तो उसका मतलब यही होता है कि कोई भी एग्जामिनर अगर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं पैसेज पढ़े बगैर मैं पैसेज के बारे में सब जान लूँ, तो वो ऐसी प्रीसी लिखे बच्चा। यही तो प्रीसी की असल एसेंस होती है। ठीक है। उसके बाद है नो प्लेस फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। ओके, दिस इज क्वाइट बेसिक बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो यही होती है कि ग्रामेटिकल एरर्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप ग्रामेटिकल एरर्स करें। आपको अपनी आपका पंचुएशन, आपके टेंसेस, आपकी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, इन सारी चीज़ों में आपको टू द पॉइंट रहना होगा, करेक्ट रहना होगा। आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर very right and correct with your grammar. Okay. Next is use simple, clear and crispy sentences. Exactly. Please don't try to use heavy words in order to impress the examiner. बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं जो है ना, मेरी बात भले ही क्लियर ना हो लेकिन मैं बहुत बड़े भारी भारी अल्फाज लिख दूंगी तो एग्जामिनर मुझे खुश होकर मुझे मार्क्स दे देगा। ये जो है ना एग्जामिनर्स उनको पता है इस चीज़ का, तो वो उल्टा आपके मार्क्स काट देते हैं इस चीज़ से। सो प्लीज़ आप सिंपल और जो कि समझ आ जाए, क्लियर क्रिस्पी सेंटेंसेस में आपकी प्रीसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिटेन द ऑर्डर ऑफ द पैसेज। राइट, जिस तरह से बात की गई है, जिस ऑर्डर में पैसेज में, ठीक है, आपका सेंटेंस जो प्रीसी के वो भी उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है। अगर बात की गई है ट्रिप टू पेरिस में, तो पहले अगर वो बंदा एफिल टावर गया है, उसके बाद किसी मॉल में गया है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते आपके प्रीसी में आप पहले मॉल की बात करें और फिर एफिल टावर की बात करें। तो यू नीड टू रिटर्न द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द पैसेज। ऑलराइट। नेवर एड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड इन द प्रीसी। एग्जैक्टली। भले ही आपको लगे कि वो बात बड़ी अच्छी बात मैंने कह दी है, बड़ी अच्छी बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मतलब बहुत ही मस्त एक बात हो, लेकिन क्या एग्जामिनर ने, ऑथर ने वो बात लिखी है? नहीं, तो यू कैन नेवर ऐड इट। ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं कि यू नीड टू मिनिमाइज द वर्ड्स ऑफ द ऑथर। तो आप किसे सोच सकते हो कि आप अपनी तरफ से कोई अल्फाज ऐड कर लें। यहाँ पे तो हमें ऑथर के अल्फाजों में से भी सबसे जो ज़रूरी बात है वही लिखनी होती है। तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि आप अपनी तरफ से कोई भी बात ऐड कर ले, भले ही वो आपकी नज़र में कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। राइट, इस बात का ध्यान रखना होगा। राइट, प्रीसी इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन फॉर्म अलॉन्ग विद द पास्ट टेंस एज द ओनली टेंस। या इसका मतलब क्या हुआ कि पहले थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में लिखा हो आई वेंट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर एज आई एम वेरी फंड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, तो उसको मैं अपने प्रीसी में कैसे लिखूंगी? द राइटर या द ऑथर बीइंग एन एविड ट्रैवलर वेंट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली थर्ड पर्सन के फॉर्म में। और उसके अलावा अब नोट करें टेंस कौन सा है? टेंस मेरा है पास्ट टेंस। भले ही पैसेज में कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, व्हाटएवर, बट आपने अपने प्रीसी में हमेशा पास्ट टेंस यूज करना है। राइट, क्योंकि वो बात तो हो चुकी है ना, तभी तो ऑथर आपके सामने रख रहा है। तो आपने अपनी बात जब आप उसको लिखेंगे तो आप हमेशा उसे पास्ट टेंस में ही रखेंगे। इरेज डाउन ऑल द अनइम्पॉर्टेंट। उसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें है कि अगर आपको सेंटेंस जो है ना वो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। राइट, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। राइट, नाउ द नंबर 12 पॉइंट, दैट इज इरेज डाउन ऑल द अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने जो भी पैसेज है, ठीक है, उसमें आपने जल्दी से पहले ओमिट आउट कर लेंगे ये सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, यू नीड टू बी प्रिसाइज विथ योर क्लियर विथ योर प्रीसी। तो आप वो कैसे सकते हैं कि आप फिल्टर आउट कर लें सारी अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को या फिर इररिलेवेंट नॉलेज को। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी अनइम्पॉर्टेंट होती है? वैसे तो आप जो पैसेज पे डिपेंड करता है आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा मोस्टली यूजली, ठीक है, एग्जाम्पल्स को जो है ना
और उसके अलावा इलिस्ट्रेशन या फिर कंपैरिजंस अगर आप किसी पैसेज में होते हैं तो उनको हम एज अ अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई पैसेज है ही जिसमें है ही सिर्फ एग्जाम्पल्स, तो फिर आप एग्जाम्पल्स को काट नहीं सकते, फिर आपको देखना होगा कि कौन सी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन नॉर्मली जो है ना एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशन और कंपेरिजन को हम एज अ अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर नॉन इसेंशियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराग्राफिंग शुड बी अवॉइडेड। ऑल राइट, ओके, यू शुड नो दैट कि प्रीसी हमेशा सिर्फ एक होल पैराग्राफ होती है, उसमें आप पैराग्राफिंग नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख रहे, आपने शॉर्ट करना है अपने पैसेज को, तो जाहिर सी बात है पैराग्राफिंग का तो सवाल ही नहीं बनता, राइट। मस्ट गिव टाइटल टू योर प्रीसी, ये बात जो है ना ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। और ये बात जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके सेपरेट 5 मार्क्स होते हैं टाइटल के, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो दैट। लाइक सीरियसली, आप कितना भी अच्छी प्रीसी लिखें, यू आर कंसाइज एंड क्लियर विथ योर वर्ड्स, यू हैव followed all the rules, you are no grammatical mistakes, or you have written the original order there, you have followed the theme of the passage, everything is there, but there is no title, ऑटोमेटिकली आपके वो 5 मार्क्स तो टाइटल के गए। उसके अलावा आपकी प्रीसी में भी एग्जामिनर काट देगा मार्क्स, इवेंचुअली फेल भी कर सकता है, ठीक है। तो आप प्रीसी का आपको टाइटल एनी हाउ लिखना होता है, ऊपर लिखें या नीचे लिखें, एट द एंड ऑफ द प्रीसी और ऑन द टॉप, डजंट मैटर, बट देयर शुड बी अ टाइटल, एंड द टाइटल कैन नॉट बी एज अ सेंटेंस, राइट। आपको सेंटेंस तो आपने नीचे प्रीसी में लिखने हैं, अपने टाइटल जाहिर सी बात है आप जो है ना 3 से 4 या मैक्सिमम 5 से 6 अल्फाज का लिख सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होता है, राइट। तो आप अपने टाइटल के लिए जितना सिंपल और यूनिक होगा उतना बेहतर है, ठीक है। लेकिन इस यूनिक के चक्कर में आपने डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर कोई अलग ही बात नहीं कर देनी, जो प्रीसी में बात है वहीं आपको उसके ही रिलेटेड लिखना है टाइटल। मैं अगर जब प्रीसी लिखूं तो मैं यही करूंगी कि प्रीसी का अपना पैसेज लिख लूं, देन एंड में अगर मुझे जो मतलब हर बंदे पे डिपेंड करता है ना, जब मैंने प्रीसी लिख ली देन आई विल बी एबल टू राइट अ बेटर टाइटल, आई गेस। Avoid, last point is avoid abbreviations and contractions, right? You cannot write short forms, या फिर जो है ना कोई भी, जैसे कि अगर VIA लिख रहे हैं आप, या फिर जो है ना बिकॉज का आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टोटली आपको अवॉइड करनी होती हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट, दीज वर द रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रीसी। उसके अलावा अगर मैं जनरल किस तरह से जब आप प्रीसी लिखते हैं तो वो उसके जनरली आप क्या, आपके जनरल स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आपने पैसेज को पढ़ना होता है, राइट। यू नीड टू रीड द पैसेज। ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आता है, ठीक है, 90% को समझ नहीं, 90 नहीं, मुझे लगता है सबको समझ नहीं आता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज एग्जामिनर ने तो ऐसे ही कोई सिंपल सी कोई बात तो नहीं रखी होगी, उसने दो देयर आर देयर द वर्ड्स आर देयर इज नो हैवी वोकैबुलरी मच, बट स्टिल आप जब उसको सेकंड बार पढ़ेंगे तभी आपको कोई आइडिया होगा। तो फर्स्ट रीड द पैसेज, ठीक है, समझ नहीं आया अगेन री रीड इट। जब आपने री रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा थीम ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया की जो मैंने बात की थी पॉइंट नंबर 3 में, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बात जो है ना ये पैसेज ओवरऑल एक ही चीज़ के अराउंड बात कर रही है, आपको वो पता चल जाएगा। वो पता चल गया, उसके बाद आप उसके साथ अंडरलाइन कर दें जो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। जब आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, देन योर नेक्स्ट स्टेप विल बी राइट डाउन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रीसी। और फर्स्ट ड्राफ्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन की हैं वहीं उठा के आपने लिखनी है, ऐसा नहीं है। आपने जो इंपॉर्टेंट लिखना है वहीं लिखना है, लेकिन यू हैव टू राइट इट in your own words, as I said, your own words, no rephrasing or reproducing of the पैसेज, राइट। सो उसको आपने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखनी है, ठीक है, इररेलेवेंट नॉलेज नहीं लिखनी, वही लिखनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच एंड ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ द पैसेज। आपका फर्स्ट ड्राफ्ट पूरा हो गया, उसके बाद आप अपना उस प्रीसी को देखें कि आप उसको फिर फिल्टर आउट करें। फिल्टर आउट कैसे होता है कि आप देखें कि आपने जो है ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं रख दी है, ठीक है। तो अगर आप वो कट आउट कर लें, सब्सट्रैक्ट कर दें, उसके बाद आप देखें कि ऐसी कोई चीज़ पैसेज को पढ़ें, ठीक है, कि पैसेज में से फिर आप देखें कि अरे ये तो मुझे इंपॉर्टेंट है और ये तो मैंने लिखी नहीं है अपने प्रीसी में, तो आप फिर एडिशन करेंगे, ठीक है, कि आपको जो इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि फर्स्ट ड्राफ्ट में आप कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप फिर वापस से जब आप पढ़ेंगे और उसको प्रीसी को और अपने पैसेज को, then you will be able to add or subtract any important or unimportant information, ठीक है। After and along with that you remove any
any you can remove any grammatical error and all the other things as I mentioned in the rules in above, right? आफ्टर दैट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इट इज़ लिंग्विस्टिकली करेक्ट, ठीक है, आपकी ज़बान में जो है ना वो इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट है, और आपका आइडिया जो आइडियोलॉजिकली मैंने बात की थी कि आपका आइडिया मैच कर रहा हो आपके प्रीसी का आपके पैसेज के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने अपना फाइनलाइज करेंगे अपने ड्राफ्ट को, और फिर वहीं आप अपने नीट क्लीन राइटिंग में अपने आंसर शीट में लिखेंगे एज योर पीसी। उसके बाद यू नीड टू राइट डाउन योर टाइटल, ठीक है, और वही टाइटल आप अपने ध्यान रखें कि इट शुड बी suitable, it should express the central idea and it can be on top or bottom of your PC, लेंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए, और आपके टाइटल में कोई भी जो है ना दो आइडियाज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप दो आइडियाज़ रखते हैं तो वो शो करता है कि आपकी जो ग्रिप है आपकी पीसी पे वो सही नहीं है, क्योंकि अगर वन आइडिया होगा दैन द एग्जामिनर विल बी श्योर कि इसने पकड़ ली मेरी सेंट्रल थीम, और अब वो मेरी उसकी इसी के अराउंड इसकी प्रीसी है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट प्रीसी। अगर मैं कहूँ कि प्रीसी की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो यही बोलूँगी कि प्रीसी of a passage is a concentration of the main ideas from the original piece of writing that is boiled down so that only the essence of the original remains। जैसे कि हम किसी चीज़ को boil down करते हैं तो सिर्फ उसकी जो कंसनट्रेटेड चीज़ रह जाती है, एसेंस होती है, वो रह जाती है, राइट, बाकी सारा एवापोरेट हो जाता है। इसी तरीके से आपको बॉयल डाउन करके एवापोरेट करना होगा सारी अनइम्पॉर्टेंट इरेलीवेंट नॉलेज को, और फिर जो उसकी एसेंस है, जो उसका इम्पोर्टेंट तरीन बात है, वो आपने लिखनी है सादा अल्फाज में, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। That's it, that was all about PC। I hope that आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।